गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्लास 7 की एनसीईआरटी एक हिस्ट्री की पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम है हमारे अतीत, अध्याय 9। अध्याय 9 जो है इसका शीर्षक है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। क्या है? क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, ये शीर्षक है। आज इस शीर्षक के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि किस तरह से भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की संस्कृतियों का उदय हुआ, इन संस्कृतियों की विशेषता क्या थी, इन सारी चीज़ों के विषय में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम बिना समय को गवाए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। क्लियर हुआ? अब देखें कि यह अध्याय 9 है, ये आपने देख लिया, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है। क्लियर हुआ? यदि हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि बंगाली है, तमिल है, उड़िया है, नेपाली है, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वह व्यक्ति इस भाषा को बोलता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं कि तमिल है, उड़िया है, बंगाली है। तो उसके भाषा के आधार पर उसे संबोधित करते हैं। और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। क्लियर हुआ? इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्र कला से जोड़ा करते हैं। क्लियर हुआ? इसी तरह जिस तरह से हमने भाषा को जोड़ दिया किसी व्यक्ति से और उस क्षेत्र से, उसी तरह से प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को, अस्मिता का मतलब होता है पहचान, कभी कभी इन अस्मिताओं को मान कर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतर से अस्तित्व में हैं, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है। जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं, ये समय के साथ साथ बदली हैं। और सच तो यह है कि आज की भी बदल रही हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी है, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। समझ में आया कि अलग अलग ये संस्कृतियां बहुत दिनों प्राचीन काल से चली आ रही हैं, कुछ लोगों का मानना है, और इन संस्कृतियों की अलग अलग अपनी पहचान है और अलग अलग क्षेत्र में ये विकसित हुई हैं। लेकिन हम यह भी देखते हैं कि कुछ विशेष संस्कृतियां जो एक पार्टिकुलर विशेष एरिया की थी, वो दूसरी जगह पे भी कुछ दृष्टिगोचर होती है। क्लियर हुआ? अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली है, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। क्लियर हुआ? अब यही समझेंगे किस तरह से एक क्षेत्र की परंपरा, संस्कृति दूसरे क्षेत्र में जाने के बाद किस तरह से एक नया रूप धारण किया और एक बदल गई। किस तरह से ये कला दूसरे क्षेत्र में गया तो उसका रूप बदल गया। किस तरह से इस चित्रकारी का दूसरे क्षेत्र में गया तो उसका क्षेत्रीय प्रभाव हासिल कर लिया। क्लियर हुआ? तो इन चीज़ों को हम इस चैप्टर के अंतर्गत समझेंगे। देखें, चेर और मलयालम भाषा का विकास। आपको याद होगा, जब हम पिछली क्लासों को पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था चेर वंश। याद है? चेर वंश कहाँ पर राज्य करता था? किस सुदूर दक्षिण भारत में, केरल में। और केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। क्या कहते हैं? केरल के तट को याद होगा आपको, मलबार तट। और केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो केरल में मलयालम बोली जाती है। क्लियर हुआ? तो चेर और
मलयालम भाषा का विकास कैसे हुआ ये जानेंगे। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतः संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। अब यहाँ हम समझेंगे कि भाषा और क्षेत्र के बीच क्या अंतः संबंध है, इसके लिए एक उदाहरण पेश किया जा रहा है। ध्यान से देखिए। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। ये सारी बातें आपको पिछली क्लासों में पढ़ा चुके हैं। जो स्टूडेंट पहली बार हैं और वो ये पहली वीडियो देख रहे हैं, पहला क्लास देख रहे हैं, तो उन्हें सबसे पहले इस अध्याय को यदि आसानी से समझना है, इस चैप्टर को आसानी से समझना है, और तो आपको पहले इस एनसीईआरटी क्लास 7 की जो पुस्तक है उसका चैप्टर 1, 2, 3 से पढ़ते हुए क्रमबद्ध आए, और तब 9 चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसको बेहतर तरीके से एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण इन चीज़ों के विषय में विकसित करना चाहते हैं, तो आप पहले 6 क्लास की एनसीईआरटी को क्लियर करें। 6 क्लास की एनसीईआरटी को मैंने क्लियर कर रखा है। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो एनसीईआरटी क्लास 6 की आपको प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद 7 को पढ़ें तो एक बृहद ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और एक बृहद ऐतिहासिक समझ आपके अंदर विकसित होगी, ये मेरा विश्वास है। और आप किसी भी एग्जाम में, या तो प्रीलिम्स दे रहे हो या मेंस दे रहे हैं, यूजीसी नेट, जीआरएफ, बीपीएससी, पीसीएस या किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हैं, तो आपकी सफलता काफ़ी नज़दीक हो जाएगी इसको समझने और इसको याद करने पढ़ने के बाद। अब चलते हैं कि महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। कब किया गया? 9वीं शताब्दी में। तो ये डेट भी आपको याद करना होगा कि यह राज्य कब स्थापित किया गया है। तो यह राज्य 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। कहाँ किया गया? तो केरल राज्य में। केरल भारतीय उपमहाद्वीप के किस तट पे है? तो दक्षिण पश्चिम तट पे है। इस तट को क्या कहते हैं? मलबार तट के नाम से जानते हैं। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मलयालम बोली जाती है। ये सारी बातें मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरण में से एक है। अब देखें, इसका विशेष महत्व भी है। क्या महत्व है इसका? कहता है कि इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग में सबसे पहला उदाहरण है। यह क्लियर हुआ? ये समझ गए? आगे चलते हैं। यदि कुछ समझ में न आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसे पुनः हम समझाने का प्रयास करेंगे। कमेंट बॉक्स में आपको उसका विस्तृत उसकी जानकारी देंगे। आगे चलें। ये अभिलेख है मलयालम भाषा का सरकारी अभिलेख है, जो पहली बार केरल से प्राप्त हुआ है, किसी क्षेत्रीय भाषा का सरकारी अभिलेख। अब देखेंगे कि साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। देखें, ध्यान दें कि केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, प्राप्त होती है आज तक केरल में, संस्कृत के महाकाव्य पर आधारित था। कहाँ से ये लिया गया था? क्या? मंदिर रंगमंच। कहाँ से मलयालम भाषा ने इसे ग्रहण किया? तो संस्कृत महाकाव्यों से इसे लिया। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। यानी कि जो मलयालम भाषा की पुस्तक है, कृति मीन्स पुस्तक, रचना, जो मलयालम की पहली रचना है जो 12वीं शताब्दी में लिखी गई। अब देखिए, चेर कब थे? तो 9वीं शताब्दी के। ठीक है। अब
इन्होंने एक रचना दी 12वीं शताब्दी में, जो किस ज्यादातर ये मल्ल रचना किससे प्रभावित दिखती है, तो संस्कृत पुस्तकों से दिखती है। और लगता है कि यह संस्कृत साहित्य की ऋणी है। ऋणी का अर्थ हुआ कि संस्कृत साहित्य से बहुत सारी चीजें इसने प्राप्त किया है। यदि आपने किसी से कुछ लिया तो आप उसके ऋणी हो जाते हैं। उसी तरह से इसने संस्कृत काव्यों से लिया है। मलयालम भाषा के बहुत सारे साहित्य संस्कृत भाषा से लिए जा रहे हैं। संस्कृत भाषा से कुछ सीखते हैं तो उसका वो ऋणी कहलाएंगे। अब देखें, आगे चलते हैं कि यह भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, याद रखेंगे लीला तिलकम, यह किस समय का बुक है? 14वीं शताब्दी में, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र का शास्त्र विषयक है। ये लीला तिलकम किस पर आधारित है? इसकी विषय वस्तु क्या है? इसमें क्या लिखा गया है? तो यह व्याकरण की पुस्तक है, काव्य शास्त्र की पुस्तक है। क्लियर हुआ? लीला शास्त्रम, ये पुस्तक का नाम बिल्कुल आप नोट करेंगे, ठीक है। इसकी विषय वस्तु भी नोट करेंगे कि विषय वस्तु क्या है। तो यह इसकी विषय, इसमें क्या विषय वस्तु के, यानी इसमें लिखा क्या गया है, तो व्याकरण की पुस्तक यानी काव्य शास्त्र की पुस्तक है। देखिए, अब देखिए आगे चलते हैं। मणि प्रवालम क्या है? मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। अब यह लीला तिलकम का विषय तो जान गए कि क्या है, और लीला तिलकम की शैली क्या है, तो मणि प्रवालम। याद रखेंगे ये शैली अगर बड़े एग्जामों को दे रहे हैं, किसी पीसीएस एग्जाम को दे रहे हैं, यूजीसी नेट दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं, टीजीटी हिस्ट्री से दे रहे हैं, तो आपको ये बातें जाननी आवश्यक है कि मणि प्रवालम जो है एक शैली है। किस भाषा की शैली है? तो मलयालम भाषा की शैली है। और मणि प्रवालम शैली में कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो लीला तिलकम पुस्तक, जो मलयालम व्याकरण तथा काव्य शास्त्र की पुस्तक है, यह मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषाओं के साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। हीरा और मूंगा, इसका अर्थ क्या है कि जो संस्कृत और इस क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग का ये मणि प्रवालम शैली में यह दर्शाता है कि इसमें दो भाषाओं का मिश्रण है। कौन कौन से? हीरा और मूंगा। हीरा मूंगा का अर्थ क्या हुआ? संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा यानी मलयालम का मिश्रण है प्रवालम शैली। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय। अब अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई। क्लियर हुआ? कैसी क्षेत्रीय संस्कृतियां विकसित हो रही हैं कई क्षेत्रों में? तो क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पूरी उड़ीसा जगन्नाथ का संप्रदाय। अब कभी कभी आपसे ये पूछेगा प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने के लिए कि धार्मिक परंपराओं जगन्नाथ, अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां जो है क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई हैं, इसका विवेचन करें। या कह सकते हैं कि क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई हैं, इसका वर्णन करें। कैसे करेंगे ये ध्यान दें। अगर यही चीज़ें लिख देते हैं तो आपका आंसर हो जाता है। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पूरी, अब कहेंगे कि क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित होती है, इसका सर्वोत्तम उदाहरण हम पाते हैं। इस तरह से लिखेंगे। देखते हैं कि पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, विष्णु का पर्यायवाची है। यह जगन्नाथ किसके पर्यायवाची हैं? विष्णु के पर्यायवाची हैं। जगन्नाथ का अर्थ होता है जगन्नाथ, यानी जगत का जो नाथ है वह जगन्नाथ है। क्लियर हुआ? यानी यह पूरे संसार का जो मालिक है वह जगन्नाथ है। बात समझ में आ गई? अब देखिए,
आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है। कहता है कि आज तक जो जगन्नाथ की प्रतिमा है, काष्ठ प्रतिमा स्थानीय, अब ये भी याद रखेंगे कि जगन्नाथ की जो काष्ठ प्रतिमा कौन बनाता है, तो जनजातीय लोग बनाते हैं। ये प्रतिमा किस चीज़ की होती है, तो लकड़ी काष्ठ की होती है। क्लियर हुआ, बनाए जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। क्लियर हुआ, ये बतलाता है कि जो जगन्नाथ थे ये स्थानीय देवता थे, जो आगे चलकर जब वैष्णव संप्रदाय का विकास हुआ और पूरे भारत में वैष्णविज्म अपने चरम पर पहुंचा, तो धीरे धीरे इस जगन्नाथ को विष्णु के साथ जोड़ दिया गया। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। अब याद रखेंगे ये गंग वंश का शासक है, ठीक है, याद रखें कि गंग वंश के ही शासक ने, अब आप कमेंट में हमें जवाब देंगे कि उड़ीसा का जो सूर्य मंदिर है जिसे ब्लैक पेगोड़ा के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण गंग वंश के ही एक शासक ने किया था। उस शासक का नाम आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्लियर हुआ, तो अब देखें कि जगन्नाथ के इस मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक, ये बिल्कुल याद रखेंगे, किसने किया था, अनंत वर्मन ने। अनंत वर्मन किस वंश का है, गंग वंश का। पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। कहाँ बनवाया इसने, पुरी में। क्लियर हुआ, का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया। क्लियर है, किसने अर्पित कर दिया, गंग वंश का शासक है अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य जो है पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया। कब किया, 1230 ईस्वी में कर दिया, और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। कहा कि हमारा राज्य जो है, इस राज्य के मालिक जो है पुरुषोत्तम जगन्नाथ हैं और मैं उनका एक प्रतिनियुक्त हूँ। उन्होंने मुझे एक प्रतिनिधि बनाया है कि उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं इस राज्य का शासक हूँ। ये बात आप समझ गए। ये जो देख रहे हैं यही जो है क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण, ये किसका की प्रतिमाएं हैं, तो ये जगन्नाथ की प्रतिमाएं हैं। अब ये देखें, ये कुछ चित्र हैं, इसके विषय में समझ लें। मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख, आपको बताया ही कि मलयालम भाषा में पहली बार जो है 12वीं शताब्दी में कुछ लिखा गया, लेख लिखे गए। आप देखें, पता लगाएं कि आपके घर में आप जो भाषाएं बोलते हैं उनका लेखन में सर्वप्रथम कब प्रयोग हुआ था। अब कह रहा है कि आप पता लगाएं, यदि आप हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, अवधी बोलते हैं, मगधी बोलते हैं, अंगिका बोलते हैं, वज्जिका बोलते हैं, यदि इस तरह की भाषा बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं, या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती है, तो आप जो भी भाषा बोलते हैं, जो भी क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, तो आप स्वयं बताएं कि इस भाषा का प्रयोग पहली बार लेखन में आपकी भाषा कब प्राप्त हुई, कब आई लेखन, कौन सा साक्ष्य है जो यह बतलाता है कि आपकी भाषा का पहला लिखित प्रमाण देता है कि इस भाषा में पहली पुस्तक कब लिखी गई थी। अब देखें कि जैसे कि आपने यहाँ देखा था कि जो पहली संस्कृत महाकाव्यों पर आधारित थी, मलयालम भाषा की साहित्य कृतियों में लगभग 12वीं शताब्दी में बताई जाती है। ये आप लोगों ने देखा था लीला तिलकम, ये पुस्तक थी। और आपने देखा अभिलेख पहला कौन सा देखा था मलयालम भाषा में, तो आपने देखा मलयालम का रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख आपने देख ही लिया। अब देखें, बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियां ताल पत्र की पांडुलिपि उड़ीसा। अब देखें ये किसकी प्रतिमा है, तो बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ। बार बार पूछना है
कि जो जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है तो उसमें कौन कौन होता है, या इस चित्र में कौन कौन होता है, तो बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ। क्लियर हुआ, ये बातें समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। ज्यों ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ अब जगन्नाथ को का प्रतिरूप घोषित किया। अब कह रहा है कि ज्यों ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त हो गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता ने उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। राजपूत और शूरवीरता की परंपरा। अब हम राजपूतों की शूरवीरता के यही है जगन्नाथ का मंदिर। अब हम राजपूतों के शूरवीरता के विषय में समझेंगे। अब देखिए 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते थे। राजपूताना किस क्षेत्र को कहते हैं? राजस्थान वाले। कब ये राजपूताना शब्द कब आया इस क्षेत्र के लिए? तो 19वीं शताब्दी में। किसने कहा? तो ब्रिटिशरों ने कहा। स्थित है राजपूताना कहते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसे प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूत के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। क्लियर है? ये सांस्कृतिक परंपराएं वहां के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परंपराओं के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज अध्याय 2 में हम लोगों ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के विषय में पढ़ता। एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्ण किया मगर पीठ नहीं दिखाया। राजपूत शूरवीरों की एक कहानी थी कि और सभी शासक, जो एक शासक के बाद दूसरा शासक आता तो अपने जो पूर्व के शासक थे उस वंश के या उस क्षेत्र के, उनके वीरता को अपने हृदय में सजाए रखता था। किस तरह से उसने अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए, किस तरह से वह युद्ध भूमि में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ, ये उनके आदर्श हुआ करते थे। समझ में आया? राजपूतों की शूरवीरता। आप देखिए बीकानेर के राजकुमार राज सिंह का ये चित्र है। अब आगे चलते हैं। कि राजपूतों की शूरवीरता की कहानियां काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित हैं। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती थी। ये राजपूतों की शूरवीरता जो है यह किसमें है? काव्यों में, गीतों में सुरक्षित हैं, जिसका वर्णन आज भी हमें मिलता है। ये एक प्रशिक्षित चारण या भाट, ये जो लिखते थे या गाते थे उन्हें चारण भाट द्वारा गाई जाती थी। ये काव्य एक काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करें। साधारण जन भी इस कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि पर प्रबल संवेग का नियंत्रण होता था।
क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? जी हाँ, कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान है, जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों के में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने को मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें अक्सर इस आदर्शों के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। ये राजपूतों की शूरवीरता राजपूताना के पुरुषों और राजपूताना की महिलाओं की शूरवीरता का जो है एक अद्भुत काव्यों में एक अद्भुत रूप में वर्णन है, जो आप देखेंगे कि किस तरह से पति के मृत्यु के बाद अपनी कुर्बानी करती हैं औरतें और सती हो जाती हैं। यह भी एक शूरवीरता का प्रतीक था और त्याग का प्रतीक था। जब भी किसी क्षेत्र को, किसी राज्य को किसी आक्रांता द्वारा विजित कर लिया जाता था, उस राज्य के शासक को बंदी बना लिया जाता था, तो उस राज्य की राजमहल की महिलाएं जौहर करती थी, एक चिता बनाती और अपनी वीरता और अपने शौर्य को बरकरार रखने के लिए, अपनी मान प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए अपने को जिंदा ही चिता में प्रवेश कर जाती। इस प्रक्रिया को राजपूताना क्षेत्र में जौहर कहा गया। अगली क्लासों में हम इसके विषय में भी विस्तार से पढ़ेंगे। अभी यहाँ देखें, ये कुछ क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र को समझें। यह जो मालवा संस्कृति हम लोगों ने पढ़ा था, ये केरल है। याद रखें, मानचित्र को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो ये जानें कि मानचित्र के ऊपरी हिस्से को उत्तर कहते हैं, नीचे को दक्षिण कहते हैं। यह पूर्वी हिस्सा है और यह पश्चिमी हिस्सा है। क्लियर हुआ? तो हम देखते हैं कि भारत के जो है दक्षिण में केरल है और इसी केरल राज्य में चेर वंश का राज्य चला करता था और यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। इस तट को क्या कहते हैं? केरल वाले तट को मालाबार तट कहते हैं। क्लियर हुआ? अब देखेंगे, ये है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। अगर आपने मैप में राज्यों को नहीं पहचाना है तो आपको राज्यों को याद करने का बहुत आसान सा तरीका बता देते हैं कि आप एक खाली मैप खरीद लीजिए जिसमें किसी भी राज्य का नाम नहीं लिखा हो। वो मैप खरीदिएगा, प्रैक्टिस मैप है, इसे कहते हैं भारत का राजनीतिक मैप। प्रैक्टिस के लिए भारत का राजनीतिक मैप लिख लीजिए और पूरे राज्यों को ऐसे क्रम से पढ़ें। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, उसके बाद पंजाब, भरें अपने मैप में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, सिक्किम, इसके बाद बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। सबसे पहली बार आप इसको याद करें, इस तरह से केवल तटीय क्षेत्रों पर, केवल कोस्टल एरिया को याद करें। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। इस तरह से याद करने के बाद और इसका आसान तरीका है, इसको आप 10 बार भरेंगे। ये मेरा विश्वास है कि मूर्ख से मूर्ख स्टूडेंट इसे याद कर गया है। ये बहुत जो है ये काफ़ी लोगों पर प्रयोग किया गया ये मंत्र है। इसका प्रयोग करें, आप 10 बार इसे भरें। बिल्कुल कोस्टल एरिया को जैसे मैंने समझाया इसे भरें। ये समाप्त करने के बाद आप पुनः, यदि आप अपने सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान को मजबूत करना चाहते हैं, साथ ही साथ यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं और अपने जीएस को मजबूत करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह जो है कहा जाता है रामबाण है। अगर आपने ये काम नहीं किया तो समझें कि आपकी सफलता जो है कभी जीवन में प्राप्त नहीं होगी। यदि भारत के मैप में ये नहीं समझ में आया कि कौन से राज्य कहाँ हैं, तो किस तरह से समझेंगे? पढ़ेंगे कि मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है। अब आपको यही पता नहीं है कि केरल की
किस क्षेत्र में है, किधर है, कब तक याद होगा? जब मैप में आप समझ जाएंगे कि केरल, अच्छा केरल सुदूर दक्षिण पश्चिम वाले हिस्से में है, तो आपको समझ में आ जाएगा। केरल के तट को मलबार तट कहते हैं, बार बार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामों में, तो इस तरह से याद करें। उसके बाद से जब ये 10 बार फिल कर लेंगे, उसके बाद से पुनः बैठें और एक बार फिल करना शुरू करें अपने हाथों से। एक बार तो फिल करें बिल्कुल देखकर, दूसरी बार थोड़ा सा भरें, जो याद आए, जो नहीं याद आए इसे देख लें। 10 बार करें, उसके बाद से लगातार 2 से 3 दिन इस तरह से प्रैक्टिस करें। आपके जो है जिह्वा पर ये सभी राज्य होंगे। जो मंद से मंद बुद्धि बालक होगा, जो जिसे बिल्कुल समझ में नहीं आती होगी, अगर वह भी इस प्रक्रिया को 10 बार करेगा तो यह मेरा दावा है कि उसे ये याद हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब आते आए, ये है जैसे हमने मालवा असम, अब ये इस क्षेत्र को हम अंग्रेजों ने क्या कहना शुरू किया था? राजपूताना। क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं। अब देखें, यहां हम पढ़ेंगे कि क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। ये कथक नृत्य कहाँ था और ये क्षेत्रीय सीमाओं से परे किस तरह से इसका विकास हुआ है, उससे आगे कैसे बढ़कर इसका विकास हुआ, ये समझेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यह टॉपिक है आजकल। और यूपीएससी के लिए कल्चर, यूपीएससी का एक टॉपिक ही है कल्चर, संस्कृतियाँ। आजकल संस्कृतियों पर काफ़ी फोकस किया जा रहा है, तो ये समझें। और यदि इन चीज़ों को पढ़कर समझ जाएंगे तो काफ़ी, और मेरा दावा है कि यदि 2 से 3 बार इसे पढ़ें, इसका एक नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स, जैसे मैंने तो बहुत कुछ समझाया, लेकिन जब आप इसका एक शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो आपको बेहतर समझ में आता है। आगे चलते हैं। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं, तो नृत्य के विषय में भी यह सच है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ये परंपराएं भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं। आइए नृत्य के एक रूप कथक, ये क्लासिकल नृत्य है भारत का, कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर प्रदेश के अनेक भागों से जुड़ी हुई है। ये कथक नृत्य किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश से। सामान्य प्रश्न आपसे ये पूछे जाते हैं कि कथक किस राज्य का नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है। कथक किस शब्द से निकला है? कथा शब्द से, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानियों के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनने वालों की एक जाति थी। कथक क्या थी? कथक जो थी उत्तर प्रदेश के मंदिरों में कहानियां सुनने वाली एक जाति थी, और इसी जाति के लोगों ने इस कथक नृत्य की शुरुआत की। इसीलिए इस नृत्य को हम क्या कहते हैं? कथक कहते हैं। कथक का मतलब आप समझ गए हैं, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानियों के रूप में किया जाता था। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे। क्लियर हुआ? ये कथावाचक थे जो कहानी जिस तरह से होती थी उसी तरह से अपने हाव भाव प्रदर्शित करते थे। यदि क्रोध की स्थिति थी तो कथा कहते हुए इसे लयबद्ध, बिल्कुल इस कथा को एक भाव प्रतिमाओं में प्रस्तुत करते थे। समझ में आया? भाव प्रतिमाएं समझ में आई? जैसे मान लीजिए कि आपने गुस्सा किया है, किसी 2 व्यक्ति खड़े हैं, एक को आप पर गुस्सा है और आपने उसके लिए तलवार निकाला है, तो इस कथक में 2 व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति खड़ा रहेगा और दूसरा तलवार निकालकर गुस्से में होगा, या सिंगल ही वो कथक कर रहा है, तो बिल्कुल जब इसकी परंपरा आएगी तो वह तलवार निकाले हुए दिखाई देगा। लग जाएगा आपको कि यह किसी को क्रोधित होकर देख रहा है। समझ में आया? संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत संगीत करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार, पिछली क्लासों में हम लोगों ने क्लास 8 में भक्ति आंदोलन के विषय में पढ़ा था और देखा था कि किस तरह से 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ साथ कथक का विशिष्ट नृत्य शैली
का रूप धारण कर लिया। जब भक्ति परंपराओं का विकास हुआ तो कथक ने कब विशिष्ट रूप धारण किया? 15वीं 16वीं शताब्दी में। क्लियर हुआ? धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान कहानियां, आख्यान का अर्थ होता है कहानियां, राधा कृष्ण के जो पौराणिक आख्यान कहानियां थी लोक नाटक के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। क्लियर? आपने रासलीला बहुत देखा होगा, विश्वास है कि कई सारे यज्ञ होते हैं या कई सारी जगहों पर, अगर मथुरा की रासलीला आपने देखी है तो रासलीला में कृष्ण ने जो रास रचाए गोपियों के साथ, उसका वर्णन है, कृष्ण के बाल जीवन का वर्णन है, तो आपने रासलीला देखा। कहा जाता है रासलीला में ये लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते हैं। क्लियर हुआ? ये जो है आपने जो देखा कि रासलीला भी है, ये उत्तर प्रदेश की है, और उत्तर प्रदेश में आप जान गए हैं कि कथा कहने वाले समुदाय होते थे मंदिरों में, और इन्हीं लोगों से यह नृत्य विकसित हुआ, इसलिए इस नृत्य को कथक कहते हैं। क्लियर? और कथक क्या है ये विस्तृत से समझ गए। अब देखिए, मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासन काल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। अब देखें कि मुगल जब सत्ता आई उस समय में यह नृत्य कथक राज दरबारों में प्रस्तुत किया जाता था। उनके अभिजातों यानी जो अमीर वर्ग थे, जो मनसबदार थे, उनके यहाँ भी यह कथक प्रस्तुत किया जाता था, जहाँ इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला। अब देखें कि आगे जब धीरे धीरे हुआ तो ये घरानों में बट गया और वहाँ से फला फूला। क्लियर हुआ? राजस्थान, जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ के अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, ये भी प्रश्न पूछता है कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। कौन सा? अब देखें, कह रहा है कि राज दरबारों, और कह रहा है कि जयपुर के राज दरबारों में, राजस्थान जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। वाजिद अली शाह अपने सांस्कृतिक अभिरुचि के लिए विशेष जाने जाते हैं। संगीत प्रेमी के रूप में ये विशेष रूप से जाने जाते हैं और यह अवध के अंतिम जो है नवाब हैं। अब देखेंगे, ये याद रखेंगे, यहाँ से एक प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह थे। यदि पूछे कि कथकली ने अपना बृहद रूप, ठीक है, अपना विस्तृत रूप कब किया, तो ये वाजिद अली शाह के समय में किया था। और ये दो क्षेत्रों में डेवलप हो रहा है। कहाँ? राजस्थान जयपुर घराने में, ठीक है। और इधर देख रहे हैं जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ में के अवध दरबार में, और उसमें भी अंतिम शासक वाजिद अली के समय में इसका विशेष संरक्षण प्राप्त हुआ और इस कला का काफ़ी विकास हुआ। 1850 से लेकर 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाके में भी पक्के तौर पर स्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा, ये देखें कि किस तरह से यह कथक जो है उत्तर भारत में उभरा और कैसे इसका विकास धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से पूरे उत्तर भारत में हो रहा है। ध्रुत पद संचालन यानी तेज से पदों की गति होती है। इसमें उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाता है। यदि आप इस कथक को देखना चाहते हैं, यदि इसको विशेष रूप से समझना चाहते हैं कि किस तरह का कथक होता है, तो आप YouTube चैनल पर जाएं, कथक डालें और कथक नृत्य देखें कि किस तरह से ये अपने भाव भंगिमाओं द्वारा अपनी प्रस्तुति करते हैं। क्लियर हुआ? अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया।
फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्यों में से मान्यता मिल गई। अब देश में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 6 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से नृत्य हैं? तो कथक, भरतनाट्यम, कथकली 3 हो गए। इसके बाद से कुचिपुड़ी 4 हो गए। इसके बाद से आपने देखा कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सत्रिया ये कहाँ पे है? तो ये आपको असम में है। तो हमने देखा कि इन भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी और मणिपुरी क्लियर हुआ। अब यहाँ देखें कि शास्त्रीय नृत्यों को थोड़ा सा समझें, इस बॉक्स को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, फिर आगे हम चलते हैं। शास्त्रीय नृत्य किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम इस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम उन्हें शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि इसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है, जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है, अथवा यह शास्त्रीय इसीलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और उसे विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, वे विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि शास्त्रीय ये विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी हम हमेशा शब्दशः सही नहीं होती हैं। अन्य नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है निम्नलिखित हैं। ये बात आप बिल्कुल याद रखेंगे। सभी एग्जामों में यहाँ से एक प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। किस तरह से प्रश्न होगा? पूछेगा प्रश्न कि भरतनाट्यम किस राज्य में? तमिलनाडु में। कथकली किस राज्य में? केरल में। ओडिसी किस राज्य में? उड़ीसा में। कुचिपुड़ी किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। मणिपुरी किस राज्य में? मणिपुर में। अब ये समझें कि यदि पूछता है कि कथकली का अर्थ क्या हुआ, कथक नृत्य कहाँ से विकसित हुआ, या जो है कथकली और कथक में क्या अंतर है, यदि ये पूछेगा तो आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़कर कब तक याद रखेंगे कि हमारे शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, कौन कौन से हैं। अब ये कि याद कर लिए किसी गाइड से कि कथक जो है उत्तर प्रदेश में विकसित हुआ या कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है। अब यदि आपसे भरतनाट्यम पूछता है तो कैसे सवाल का जवाब देंगे? देखिए कि किस तरह से एनसीईआरटी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब समझ में आ रहा है? बिल्कुल इसको पढ़ेंगे। बिना एनसीईआरटी पढ़े आपका जो है आपकी बिल्डिंग का नींव काफ़ी कमज़ोर होता है और किसी भी तरह की थोड़ी सी हवा, मौसम का बदलाव हुआ, तेज झोंके आए तो उसमें आपकी यह बिल्डिंग ऐसे ही ध्वस्त हो जाती है। और आप क्या कहते हैं कि अरे मैंने तो बहुत काम किए, बहुत बार प्रैक्टिस किया था लेकिन नहीं हुआ, ये बहुत प्रयास करके इस बिल्डिंग को बहुत मजबूती से बनाया था लेकिन ये ध्वस्त हो गया। नहीं, आपने इसकी नींव बेहतर नहीं की थी। ऊपर जाकर कितना भी प्रयास करें तो ये मजबूत नहीं होता। तो सबसे पहले यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जानना है तो इसको पढ़ना है। यदि आप क्लास 7 के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल आसानी से पढ़ें, इसका एक नोट्स बनाएं, आपकी एक बिल्डिंग तैयार हो जाएगी जो आगे चलकर आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। यदि आप यूपीएससी, सिविल, आईएएस, पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं या किसी भी तरह के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है, अपने नॉलेज को विस्तार देना चाहते हैं, तो पहले एनसीईआरटी जरूर पढ़ें।
और इस ये पूरा डिस्क्राइब करके बहुत सारी चीज़ों को बताते हुए मैं चल रहा हूँ, आपको बहुत सारा फोकस करते हुए चलना, इसे ध्यान दें, कुछ नोट जरूर बनाएं। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पढ़ेंगे संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपराएं। अभी हम लोगों ने क्या देखा संस्कृति के तहत कि किस तरह से भाषाई आधार पर क्षेत्रीय संस्कृतियों का उदय हुआ। ये इसमें एक उदाहरण हम लोगों ने मलयालम भाषा का लिया और देखा कि किस तरह से मलयालम के काव्य रचे गए। ठीक है, इस सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। अब हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, नृत्य कैसे विकसित हुए, कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य है, किस क्षेत्र में ये नृत्य होते हैं, किस तरह से इस नृत्यों का विकास हो रहा था। ठीक है, मंदिरों से किस तरह से संस्कृतियों का विकास हो रहा था, ये सारी चीज़ें देखा। आज हम देखेंगे कि चित्रकला और लघु चित्रों की परंपराएं संरक्षकों के अधीन कैसे विकसित हुई। एक अन्य परंपराओं को कई रीतियों से विकसित हुई। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है कि छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ियों की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे, जिनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर जहांगीर शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्रथम रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों से चित्रित की जाती थी। चटक मीन्स गहरे रंगों से, और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा क्या होते थे, दरबार के दृश्य होते थे, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य होते थे, सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों पर आदान प्रदान किया जाता था, और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। क्लियर हुआ। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर अब मुगल साम्राज्य का जब पतन होने लगा, जब औरंगजेब का काल आया, तो औरंगजेब ने चित्रकला को प्रतिबंधित कर दिया, चित्रकारों को संरक्षण देने से मना कर दिया। इस दौर में मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों, जिसके विषय में हमने अध्याय 10 में कई सारे क्षेत्रीय और राज्यों के विषय में पढ़ेंगे, तो क्षेत्रीय राज्यों की ओर उन्मुख हो गए कि दरबारों में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने विशिष्टताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इसके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषय का चित्रण बराबर जारी रहा। आपने देखा कि किस तरह से क्षेत्रीय चित्रकला का विकास हुआ, कि जब तक जो मुगल सम्राट थे अकबर, जहांगीर, शाहजहां, जहांगीर के विषय काल को तो चित्रकला का स्वर्णिम काल कहते हैं, जहांगीर चित्रकला में विशेष रुचि लेता था, तो इन लोगों ने चित्रकारों को संरक्षित दिया। लेकिन जैसे ही औरंगजेब का काल आता है, तो औरंगजेब ने चित्रकारों को संरक्षण देने से मना कर दिया और चित्रकला के क्षेत्र में ज़्यादा रुचि नहीं लिया। इसलिए ये जो दरबारी चित्रकार थे, यह धीरे धीरे जो है दिल्ली से यानी दिल्ली दरबार से मूव करके छोटे छोटे क्षेत्रों में चले गए। अध्याय 10 में हम छोटे छोटे राज्यों का किस तरह से, जब पतनमुखी दौर आता है मुगल साम्राज्य का, तो किस तरह से भारत के
अन्य क्षेत्रों में छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है और इन छोटे छोटे राज्यों ने इन कलाकारों को जो मुगल दरबार से जो है एक तरह से बहिष्कृत कर दिए गए और ये चित्रकार बाहर अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों में गए और उन दरबारों में इनको संरक्षण प्राप्त हुआ और उसी तरह से मुगलों की परंपराओं को उन्होंने वहां भी जारी रखा और उस दरबार का उस जो क्षेत्रीय राज दरबार थे कुछ क्षेत्रीय विशेषताओं के साथ उनका चित्र बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, जिसमें से हमने देखा कि कई सारे पौराणिक जो है चित्र जो थे मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों में के विषय का चित्रण बराबर जारी रहा। अब इसी तरह से शैलियां उभरी, मेवाड़ शैली, चित्रकला की मेवाड़ शैली, चित्रकला की जोधपुर शैली, चित्रकला की बूंदी शैली, चित्रकला की कोटा शैली, चित्रकला की किशनगढ़ शैली, चित्रकला की ये सारी शैलियां जो हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि चित्रकला की जो है किशनगढ़ शैली किधर कब विकसित हुई, चित्रकला की क्षेत्रीय शैलियों की विकसित होने के क्या कारण थे। इस तरह से प्रश्न का जवाब देने में आप सक्षम हो जाएंगे। मुगल साम्राज्य का जब पतन शुरू हो गया, कई सारे छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ और मुगल जो पतनमुख शासक थे यानी औरंगजेब के बाद से मुगल दरबारों में इन चित्रकारों का संरक्षण जो है कम हो गया, इन चित्रकारों को जो है प्रोत्साहन देना कम हुआ, इसलिए ये धीरे धीरे जो है माइग्रेट करने लगे और माइग्रेट करके उन छोटे छोटे राज्यों में चले गए जिनका उदय ये मुगलों के पतन के साथ शुरू हुआ था। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। ऐसे ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का प्रदेश। ये देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अब देखेंगे कि ये एक चित्रकारी है। ये कहाँ की चित्रकारी है? शिकार के दौरान आराम करते हुए अकबर मुगल लघु चित्र। शिकार पर अकबर गए हुए हैं, आराम कर रहे हैं, उस समय की एक चित्रकारी है। आगे चलते हैं। देखें ये देखें, होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह द्वितीय राजपूत लघु चित्र कोटा। अब देखें, ये कोटा चित्रकला है और कोटा चित्रकला में ये होली खेलते हुए वहाँ जो है के शासक को दिखलाया गया है। क्लियर हुआ? अब देखेंगे कि इलाका 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भाव प्रवण शैली, याद रखें किस क्षेत्र में, तो हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में, ये इस 17वीं शताब्दी में, ठीक है, इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भाव प्रवण शैली का विकास किया गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि बसोहली शैली कहाँ पे विकसित हुई, कब विकसित हुई? तो बसोहली शैली हिमाचल प्रदेश में विकसित हुई। ये बसोहली शैली किसकी शैली है? तो चित्रकला की शैली है। कब विकसित होती है? तो 16वीं शताब्दी में विकसित होती है। बिल्कुल ध्यान होगा, ये बिल्कुल नोट करें। चित्रकला की बसोहली शैली, जितना शैली अपने को बताया, बूंदी शैली, ये सभी चित्रकला की शैली हैं। किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली, ठीक है, राजस्थानी शैली, ये सारी शैलियां जो हैं चित्रकला की शैली है। इसमें से ही एक विशिष्ट शैली जो है ये है बसोहली शैली। ये बसोहली शैली कहाँ विकसित हुई? तो हिमाचल प्रदेश में विकसित हुई। कब विकसित हुई? तो 17वीं शताब्दी में विकसित हुई। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह थी भानुदत्त की रास मंजरी। अब ये याद रखेंगे, भानुदत्त की रास मंजरी किससे संबंधित है? तो भानुदत्त की रास मंजरी पुस्तक किससे संबंधित है? तो यह पुस्तक चित्रकला से संबंधित है। किस क्षेत्र की चित्रकला इसमें प्रदर्शित की गई है? तो हिमाचल प्रदेश की। कौन सी चित्रकला इसे कहते हैं? बसोहली शैली, ठीक है। कब हुई? तो 1739 ईस्वी में हुई। नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए
अब देखेंगे ये प्रश्न अगर आपसे पूछेगा कि 150 शब्दों में बताएं कि किस तरह से आक्रमणों से बचने के लिए आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कला मैदान के आक्रमण और इन आक्रमणकारियों के विध्वंसकारी रूपों से बचने के लिए किस तरह से जो है ये चित्रकार जो थे मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए, या क्या कारण था कि चित्रकला जो मैदानी क्षेत्रों में थी वह धीरे धीरे जो है 17वीं 18वीं शताब्दी में जो है पहाड़ी क्षेत्रों में शिफ्ट करने लगी। तो क्या कारण था इसका? तो जो बाहरी आक्रमण होते थे इससे चित्रकला को काफ़ी नुकसान होता था, चित्रकारों को काफ़ी नुकसान होता था। तो इनसे निजात पाने के लिए, इनसे अपनी कला को बचाए रखने के लिए ये धीरे धीरे अपने को किस क्षेत्र में माइग्रेट कर गए? ये पहाड़ी क्षेत्रों में। जो क्षेत्र काफ़ी दुर्गम क्षेत्र होते थे और उन क्षेत्रों पर आक्रमण करना उतना आसान नहीं होता था, और यदि आक्रमण कर भी लिए तो मैदानी क्षेत्रों जैसी संपन्नता उस क्षेत्र में नहीं थी, तो आपको धन भी काफ़ी कम प्राप्त होते थे। इसलिए इस क्षेत्रों पर, पहाड़ी क्षेत्रों में आक्रमण बहुत कम करते थे। क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं। कृष्ण, राधा और उसकी सखियां, पहाड़ी लघु चित्र कांगड़ा। अब देखें, ये एक कांगड़ा शैली है, याद रखेंगे। कांगड़ा, अब बताएंगे कि ये कांगड़ा किस क्षेत्र में है और यह शैली किस क्षेत्र में विकसित हुई होगी। अब ये इस शैली में एक चित्र बना हुआ है। यह चित्र देख रहे होंगे आप कि ये राधा कृष्ण की शैली है। राधा कृष्ण राधा और उसकी सखियां हैं, ये कृष्ण हैं, इनको चित्रित किया गया है। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। अब देखें, आगे चलते हैं हम। उन्हें अब ये कह रहा है कि ये थोड़ा सा यहाँ से क्रमबद्ध कर लें तो आपको समझ में आएगा। अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए, ठीक है, कर गए। उन्हें वहाँ जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले। अब जब इस क्षेत्रों से ये माइग्रेट किए तो वहाँ उन्हें आश्रयदाता प्राप्त हो गए। वो पहले से ही कहा जाए कि एक तरह से पहले से ही ये आश्रयदाता कहते हैं, जिसने उन लोगों को आश्रय दिया, आश्रय देने वाले को आश्रयदाता कहते हैं, तैयार मिले, जिसके परिणाम फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। क्लियर हुआ? चित्रकला की कांगड़ा शैली विकसित हुई 18वीं शताब्दी के मध्य भाग में। अब आपसे पूछेगा कि कांगड़ा शैली कब विकसित हुई है, तो आपको याद है 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है। उसके बाद से धीरे धीरे ये चित्रकार मैदानी क्षेत्रों से धीरे धीरे पहाड़ी क्षेत्रों में माइग्रेट कर गए अपने कला को संरक्षित रखने के लिए, और उसी समय में जो है कांगड़ा शैली का विकास होता है। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर दी, जिसे लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। अब देखिए, कांगड़ा शैली आपसे एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, किस लिए? अब देखिए इसका महत्व देखिए कि लघु चित्र में भी इन्होंने एक नई परंपरा शुरू की, जिसने लघु चित्र में एक नई जान डाल दी, जिनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। क्या परंपरा थी? वैष्णव परंपरा। कांगड़ा में कौन सी थी? ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग, और किस किस तरह? ठंडे नीले, हरे रंगों और कोमल रंगों का प्रयोग, और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता है। क्या है? विषयों का काव्यात्मक विश्लेषण। आपसे पूछता है कि कांगड़ा शैली की विशेषता बतलाएं। संस्कृति में आपसे कहेगा कि 150 शब्दों में कांगड़ा शैली की विशेषता बतलाएं। तो पहले तो आप बताएं कि कांगड़ा शैली का विकास किन कारणों से हुआ, किस क्षेत्र में हुआ, ठीक है। अब इसके बाद बताएंगे कि कांगड़ा शैली एक लघु चित्रकला में एक विशेष जान डाल दिया। किस तरह से डाला? अब विशेषकर इस क्षेत्र में वैष्णव परंपराएं थीं, इस परंपराओं को इसने अपने चित्रों में उतारा। और किस तरह के रंगों का प्रयोग किया इसने? तो ठंडे नीले और हरे रंगों को कोमल और रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग किया। चित्रकला की जो विषय वस्तु
थी इनकी क्या होती थी, काव्यात्मक होती थी। काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की ये विशेषता है। इसकी विशेषता अगर पूछे क्या है तो काव्यात्मक निरूपण इस शैली की विशेषता है। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्शों आदि पर अपनी कलाकृतियाँ चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे। क्लियर हुआ किस तरह से ये सुरक्षित रहते थे। आम जनजीवन में भी किस तरह से ये कलाएं प्रचलित थी। अब देखिए, बंगाल नज़दीक से एक नज़र। अब बंगाल को एक में किस तरह की संस्कृति का विकास हो रहा है ये समझेंगे। बंगाल को एक नज़र में हम देखने का प्रयास करेंगे। अब देखें कि एक क्षेत्रीय भाषा का विकास, जैसे कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसीलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगला ही बोलते थे, किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषा नहीं बोलते थे, तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ। ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे, जिसके कारण अब देखें ये किस तरह से ये भाषा विकसित होती है, जिसके कारण संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहाँ ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्यूनसांग, जिसे ह्वेनसांग के नाम से भी जानते हैं, ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। ह्वेनसांग कहता है कि बंगाल में के सभी क्षेत्रों में जो है संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। अध्याय 2 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। अध्याय 3 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश को जीता, किस बंगाल को कब जीता, 1586 में जीत लिया, तो उसे सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। क्लियर हुआ कैसे बंगला का विकास हो रहा है ये समझें। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार, जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया। क्लियर हुआ किन किन भाषाओं का मिश्रण हुआ, फारसी का,
यूरोपीय भाषा का, जनजातीय भाषा का और संस्कृत भाषा का, इन सभी भाषाओं के शब्द मिश्रित होकर बंगाली का निर्माण करते हैं। बंगाली भाषा का, बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की श्रेणी और दूसरी उससे स्वतंत्र है। दो तरह की श्रेणियां साहित्य की थी, एक संस्कृत की और दूसरी संस्कृत से स्वतंत्र। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुसार मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित हैं, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनी अध्याय 8 आदि में शामिल थी, लिखे गए। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परिकथाएं, लोक कथाएं और गथा गीत। बात समझ में आ गए कि दो तरह की साहित्यिक, एक संस्कृत की, एक संस्कृत के स्वतंत्र। संस्कृत से जो हुई उसमें किस तरह के थे, तो संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगलमय जो है मंगल काव्य, ठीक है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि लिखी गई। दूसरी श्रेणी में साहित्य जो थे, जैसे मैनामती गोपीचंद्र के गीत, किसके लिखे गए, मैनामती गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परिकथाएं, लोक कथाएं और गथा गीत। क्लियर हुआ। अब देखेंगे यहाँ पे कि मैनामती गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर की कुछ बातें यहाँ देखेंगे। नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की यौगिक क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है वह है, यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया। क्लियर है। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। अब देखेंगे पहली श्रेणी के ग्रंथ का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसे अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं जिसमें यह इंगित किया गया है कि इनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसीलिए इनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता है। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। क्लियर हुआ। पीर और मंदिर। अब इसमें हम पीर और मंदिरों के विषय में पढ़ेंगे। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदलीय इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। सनय स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरित खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदायों से मिल गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर को अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना देते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे।
ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान किया। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिकाएं भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। क्लियर हुआ? इन पीर श्रेणी के संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव साहसी, उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा है अध्याय 2 और 5 की मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इसके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भावना का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल के साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू, तेली, कंसारी, घंटा धातु के कारीगर और आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इस अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इस स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांवों के छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई, जो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। मान्यता प्रदान कर दी गई तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। ये सब देखें मंदिर हैं। अब देखेंगे कि जीववाद यह मानना कि पेड़ पौधे, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में ही भी जीवात्मा है, यही जीववाद है। जीववाद क्या है ये समझ लीजिए। एक चित्र 11 में बाएं जो है एक दोचाला छप्परदार झोपड़ी है और चित्र 12 दाएं एक चौचाल मंदिर है। आगे चलते हैं। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो छतों वाली, दो चाला का अर्थ हुआ दो छतों वाली या चौचाला यानी चौचाला यानी 4 छतों वाली। क्लियर हुआ? चौचाला 4 छतों वाली होती थी। 5वें अध्याय में वर्णित बंगाली गुंबद को याद करें। 5 अध्याय जब हम पढ़े थे तो बंगाली गुंबद पढ़े थे। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चयचाला यानी 4 छतों वाली ढांचों में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थीं, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। अब देखिए मंदिर कैसे बनाए जाते थे। वो चबूतरे बनाए जाते थे, उनके भीतर उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन उनके मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में विशेष
रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसे सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी हैं। मछली भोजन के रूप में, अब देखें कि परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। बंगाल एक नदी मैदान है जहां मछली और धान की उपज बहुतायत से होती थी। इसीलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। ब्राह्मणों को सामीस भोजन कराने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते ब्राह्मणों को सामीस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। बृहद धर्म पुराण में जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। देखें क्यों ये अनुमति है, क्योंकि उस क्षेत्र की ये विशेषता है। यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा या किसी चर्च जैसी यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे, परंतु 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में लोग स्वयं को एक ऐसे समुदाय के सदस्य के रूप में भी पहचानने लगे जो एक भाषा जैसे कि फ्रेंच या जर्मन बोलते थे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में रोमानिया में विद्यालयी पाठ्यपुस्तकें ग्रीक के स्थान पर रोमानिया में लिखी जाने लगी और हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगेरियन को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। यह और इसी प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं ने लोगों को यह बोध कराया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए हुए आंदोलनों ने इस भावना को और अधिक बल दे दिया। घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशाल लक्ष्मी मंदिर में से पक्की मिट्टी का एक फलक, अब ये जो देख रहे हैं यह विशाल लक्ष्मी मंदिर से पक्की मिट्टी का एक फलक आराम बाग से प्राप्त हुआ है, जहां ये औरत मछली को साफ करते हुए दिखाई गई है। अब यहाँ कुछ प्रश्नों को करते हैं और कुछ प्रश्न आपको करने होंगे, देखें और उसका जवाब आप देंगे। अंतरबर्मन ये किस वंश के शासक थे, ये कहाँ से जुड़ते हैं? तो अंतरबर्मन का संबंध जो है उड़ीसा से है। कहाँ से है? उड़ीसा से है। जगन्नाथ, अब देखिए लाल लीला तिलकम किस भाषा की पुस्तक है? तो यह केरल की पुस्तक है, मलयालम भाषा की। ठीक है। मंगल काव्य, अब ये मंगल का लघु चित्र, अब जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो ये पुरी में है। क्लियर हुआ? अब देखें मंगल काव्य, ठीक है, महोदयपुरम का किससे जुड़ेगा? तो यह केरल से जुड़ेगा। ठीक है। मंगल काव्य ये कहाँ से जुड़ेगा? ये कांगड़ा से जुड़ेगा। लघु चित्र कहाँ से जुड़ेगा? अब तो लघु चित्र, अब देखें कि अंतरबर्मन का संबंध उड़ीसा से, जगन्नाथ मंदिर कहाँ? पुरी से, महोदय काव्य केरल से,
लीला तिलकम जो है, लीला तिलकम भी केरल से है, और मंगल काव्य जो हैं ये कहाँ से हैं, तो मंगल काव्य जो है कांगड़ा से, और लघु चित्र जो हैं बंगाल से जोड़ दें। अब आपको बताना है कि मणि प्रवालम क्या है। पूरी तरह बताया था, मणि प्रवालम एक जो है क्या है कि एक शैली है, काव्यात्मक शैली है। इसी मणि प्रवालम शैली में जो है लीला तिलकम मलयालम भाषा की यह पुस्तक लिखी गई है। और मणि प्रवालम शैली में की विशेषता यह भी है कि यह संस्कृत और क्षेत्रीय जो है भाषाओं से मिलकर इसका ये तैयार हुई है, यानी मलयालम और संस्कृत से मिलकर मिली हुई इस शैली को मणि प्रवालम शैली कहते हैं। ये बताएं कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे, ये आपको बताना है कमेंट करके कि कथक नृत्य के समर्थक कौन कौन थे, किस किस क्षेत्रों में इसका संरक्षण हुआ। मुख्य रूप से आपने देखा कि कथक के संरक्षक कौन थे कि कथक जाति के लोग जो मंदिरों में कथा कहते थे, तो कथा शब्द से ही यह कथक शब्द आया, और कथक जो कथा कहते थे उन्हें कथक कहते थे, और उसी जाति से इसका विकास हुआ, और धीरे धीरे आगे चलकर इसे क्षेत्रीय राज दरबारों ने भी संरक्षण दिया। बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण बताएं। अब ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है, और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण अभिलक्षण थे। आगे चलते हैं, इन प्रश्नों की चर्चा करते हैं, और इन प्रश्नों का उत्तर आप देने का जरूर। चारण भाटों ने शूरवीरों की उपलब्धियों की उद्घोषणा क्यों की, ये बताना है। इस पर मैंने चर्चा कर दिया था और बताया था कि राजस्थान में चारण और भाटों ने जो पूर्व के शासक थे उनकी वीर गाथाओं को गाया, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दरबारों में जो है इसकी प्रस्तुति होती रही, जिससे कि जो आने वाले जो शासक थे उनमें भी वो प्रेरणाएं, वो वीरताएं जो है भरी रहें। इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। हम जनसाधारण की तुलना में शासकों की सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में बहुत अधिक क्यों जानते हैं, ये बताएं आप कि क्यों हम शासकों के विषय में अधिक जानते हैं और जनसाधारण के विषय में अधिक नहीं जानते हैं। जानते हैं कि शासकों के ने राज दरबारों में इन लघु चित्रों और अलग अलग परंपराओं को संजोए रखा, लेकिन जो क्षेत्रीय जो अलग अलग छोटे छोटे समुदायों में, गरीब परिवारों में या गरीब लोगों में जो संस्कृतियां रहीं, जो कलाएं रहीं, जो चित्रकलाएं रहीं, वो रहीं, लेकिन उनका संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, जिससे वो समय के साथ धूमिल हो गई, नष्ट हो गई। आप देखेंगे विजेताओं ने पुरी स्थित जगन्नाथ के मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के प्रयत्न क्यों किए, ये आप बताएंगे। बंगाल में मंदिर क्यों बनाए गए, ये भी बताएंगे। आइए करके कुछ प्रश्न हैं, इसे करके आपको सीखने हैं। आगे चलें, इन प्रश्नों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये चैप्टर अध्याय 9 पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसमें आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जो है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण हुआ, और कैसे धीरे धीरे इन्होंने अपनी पहचान को बनाए रखा, और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के बाद इन संस्कृतियों ने किस तरह से एक अपनी नई पहचान दी। तो आप यहाँ तक जो है प्रश्न समझ गए हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसको आप 2 या 3 हिस्से में सुने, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप इसको बेहतर तरीके से इसका नोट्स बनाएं तब आपको ये समझ में आएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद। अगली क्लास में हम अध्याय 10 को पढ़ेंगे। थैंक यू।